भारतीय इतिहास में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी होती नहीं। और सुभाष चंद्र बोस यानी हमारे प्यारे नेताजी उन्हीं में से एक है। उनकी कहानी 20वीं सदी के इतिहास के सबसे पेचीदा, सबसे ज्यादा बहस वाले किस्सों में से एक है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम एक ऐसे महान देशभक्त को कैसे समझें? एक ऐसा शख्स जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन उसी आज़ादी के लिए उन्होंने नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान जैसे तानाशाही शासनों से हाथ मिला लिया। ये वाकई बहुत बहुत मुश्किल पहेली है, हीरो या सहयोगी। तो बोस की इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम उनकी जिंदगी के कुछ अहम पड़ावों को देखेंगे। एक नायक के तौर पर उनकी विरासत, उनका राष्ट्रवादी उदय, फिर कांग्रेस से मतभेद और उनका वो मशहूर पलायन, एक्सिस शक्तियों के साथ उनका गठबंधन और आखिर में वो विवादित विरासत जो वो अपने पीछे छोड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक समर्पित राष्ट्रवादी बने कैसे? इसकी जड़ें उनके शुरुआती जीवन और उनकी पढ़ाई लिखाई में मिलती हैं। उनका एकेडमिक करियर देखिए कितना शानदार था। 1897 में एक अमीर बंगाली परिवार में जन्म हुआ। 1920 आते आते उन्होंने उस वक्त की सबसे मुश्किल परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS में चौथी रैंक हासिल की। सोचिए उस दौर में ये कितनी बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने इस आलीशान नौकरी को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए राष्ट्रवाद, देश की सेवा एक उच्चतर आह्वान था। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और भारत लौटते ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उनका कद इतनी तेजी से बढ़ा कि 1938 में वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए। ये उनकी बेमिसाल लोकप्रियता का सबूत था। लेकिन यहीं से पार्टी के सबसे ऊंचे पद पर बैठकर ही उनके और कांग्रेस के बाकी बड़े नेताओं, खासकर महात्मा गांधी के बीच गहरे मतभेद भी उभरने शुरू हो गए। तो अब बात करते हैं इन्हीं मतभेदों की। आखिर वो क्या बुनियादी असहमतियां थीं जिनकी वजह से बोस को मुख्य धारा के आंदोलन से एक अलग रास्ता चुनना पड़ा? यहाँ पर दो विचारधाराओं का सीधा टकराव था। एक तरफ थे गांधी जी और कांग्रेस, जिनके लिए अहिंसा ही सब कुछ था, एक ऐसा सिद्धांत जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका साफ मानना था कि आज़ादी पाने के लिए हर रास्ता सही है, जरूरत पड़े तो बल प्रयोग भी। ये लड़ाई सिर्फ तरीकों की नहीं थी, बल्कि सत्ता की भी थी। और इन्हीं मतभेदों का नतीजा ये हुआ कि 1939 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और आखिर में उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता में उनके घर पर नजरबंद कर रखा था, लेकिन बोस ने क्या किया? उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, एकांत में रहने का नाटक किया, पठान का भेष बदला और एक रात अपने भतीजे के साथ अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर वहां से निकल गए। ये उस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत थी जो उन्हें अफगानिस्तान और सोवियत संघ से होते हुए सीधे नाजी जर्मनी ले गया। ये उनके इरादों की मजबूती को दिखाता है। और बस यहीं से बोस की कहानी उस सबसे ज्यादा विवादित मोड़ पर आ जाती है जब उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के दुश्मनों यानी एक्सिस पावर से मदद मांगने का फैसला किया। अप्रैल 1941 में बोस नाजी जर्मनी पहुंचे और बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। उन्होंने फौरन एक सेना बनाने का काम शुरू किया। सैनिक कहाँ से आए? ये वो करीब 3000 भारतीय सैनिक थे जिन्हें जर्मन सेना ने उत्तरी अफ्रीका में बंदी बनाया था। सोचिए उन सैनिकों के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा, लेकिन बोस ने उन्हें भारत की आज़ादी के लिए लड़ने का एक नया मकसद दिया और इसी यूनिट का नाम पड़ा इंडियन लीजन, जो जर्मन सेना के तहत काम करती थी। और ये वो शपथ है जो इंडियन लीजन के सैनिकों को लेनी पड़ती थी। मैं भगवान की कसम खाकर ये पवित्र शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के लिए लड़ाई में जर्मन जाति और राज्य के नेता एडोल्फ हिटलर का पालन करूंगा, जिनके नेता सुभाष चंद्र बोस हैं। इसे आज सुनना भी कितना असहज लगता है ना? एक तरफ हिटलर के प्रति वफादारी, दूसरी तरफ बोस के नेतृत्व में भारत के लिए लड़ने की कसम। ये एक ऐसा गठबंधन था जिसकी नैतिक उलझनों को हम आज भी अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन मई 1942 में जब बोस की हिटलर से मुलाकात हुई तो ये एक बहुत बड़ी निराशा साबित हुई। बोस ने भारत की आज़ादी के लिए एक ठोस वादा मांगा, लेकिन हिटलर ने साफ मना कर दिया। बोस को ये समझने में देर नहीं लगी कि हिटलर के लिए ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। अब उन्हें एक नए साथी की जरूरत थी। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा नाटकीय हो जाती है।
1943 में बोस ने एक जर्मन सबमरीन से एक बेहद खतरनाक सफर शुरू किया और फिर बीच समंदर में मेडागास्कर के पास उन्हें एक जापानी सबमरीन में शिफ्ट किया गया। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी तरह का अकेला ऐसा सिविलियन ट्रांसफर था। ये दिखाता है कि बोस अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और अब हम पहुंचते हैं बोस की जिंदगी के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में, इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व और भारत पर हमले की कोशिश। तो दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचकर बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की कमान संभाली। देखिए, ये सेना वहां पहले से ही थी, लेकिन एक तरह से ठंडी पड़ी थी। बोस के आने से इसमें एक नई जान आ गई। इसके ज्यादातर सैनिक वही भारतीय थे जिन्हें सिंगापुर के पतन के बाद जापानियों ने युद्धबंदी बना लिया था। और यहीं पर उन्होंने अपना वो अमर नारा दिया जो आज भी गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐसा जादुई आह्वान था जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में बसे हजारों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की लड़ाई के लिए एक नया जोश भर दिया। लेकिन INA का भारत की धरती पर जो अकेला बड़ा हमला था, वो एक भयानक त्रासदी साबित हुआ। 1944 का इम्फाल कोहिमा अभियान बुरी तरह फेल हो गया। खराब प्लानिंग, खाने पीने और हथियारों की जबरदस्त कमी और ऊपर से मॉनसून की मार, इन सब ने मिलकर जापानी और INA की सेना को तबाह कर दिया। इस लड़ाई में INA ने अपने लगभग आधे सैनिक खो दिए। ये एक बहुत बहुत बड़ी हार थी। और फिर 18 अगस्त 1945 जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, बोस की कहानी भी खत्म हो गई। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनकी मौत ताइवान में एक प्लेन क्रैश में हुई, लेकिन भारत में ज्यादातर लोगों ने इस कहानी पर कभी यकीन ही नहीं किया। उनकी मौत एक ऐसा रहस्य बन गई जिसने ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया जो आज तक जिंदा है। तो ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, आखिर हम बोस की विरासत को, उनकी लेगेसी को कैसे समझें? देशभक्त, यथार्थवादी या गुमराह? तो देखिए, बोस को समझने के दो नजरिए हैं। एक नजरिए से वो एक महान देशभक्त है जिसने आज़ादी के लिए कोई भी रास्ता अपनाने से परहेज नहीं किया। और ये भी सच है कि भले ही INA जंग हार गई, लेकिन बाद में जब लाल किले में INA के सैनिकों पर मुकदमा चला तो पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर उठी जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। लेकिन दूसरा नजरिया भी है कि वो एक ऐसे नेता थे जिनका नाजी जर्मनी और शाही जापान जैसे क्रूर शासनों से गठजोड़ करना आज भी बहुत गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है। उनकी विरासत को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि वो आज़ाद भारत को कैसा देखना चाहते थे। बोस लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते थे। उनका मानना था कि आज़ादी के बाद भारत को एक सत्तावादी यानी अथॉरिटेरियन सरकार की जरूरत होगी, एक तरह की तानाशाही जो देश को फिर से खड़ा कर सके। उन्होंने इसे कम्युनिज्म और फैशिज्म का मिश्रण कहा था। ये उनके बहुत रैडिकल विचार थे। और उनकी विरासत का एक और परेशान करने वाला पहलू है उन पर लगने वाले यहूदी विरोधी होने के आरोप। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 1939 में उन्होंने यूरोप से आए यहूदी शरणार्थियों को भारत में पनाह देने का विरोध किया था। ये एक ऐसा तथ्य है जो उनकी छवि को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। ये हमें बताता है कि उन्हें सिर्फ एक एंटी कॉलोनियल हीरो के तौर पर देखना शायद पूरी कहानी नहीं है। तो आखिर में सवाल वही का वही है, देशभक्त, यथार्थवादी या गुमराह? इतिहास एक ऐसे नेता को कैसे याद रखे जिसकी आज़ादी की लड़ाई उसे हॉलोकॉस्ट और दूसरे विश्व युद्ध के सबसे बड़े गुनहगारों के साथ ले आई? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस की विरासत आज भी इतनी जिंदा है और इतनी विवादित भी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की परतों को समझने के लिए हमेशा मजबूर करता रहेगा।